C216 स्कारलेट एनर्जी स्टॉर्म पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन हाओ और गुजिंगयुए शहर से बाहर कहीं जा रहे थे। उन्होंने स्टार फॉरेस्ट सिटी में रहने की योजना नहीं बनाई क्योंकि वे बेकार की परेशानियों का सामना करने से डरते थे। अचानक एक रोशनी चमकी और ये जियाओ उनके सामने आ गया। लिन हाओ और ये जियाओ ने एक दूसरे को देखा और आखिरकार ये जियो ने पूछा, मुझे सब कुछ बताओ। हालांकि उनके शब्द अस्पष्ट थे, लिन हाओ को अभी भी समझ में आया कि ये जियो चाहता है कि वे बताए कि स्वर्ग का क्या हुआ और यह कैसे नष्ट हो गया। अपना सिर हिलाते हुए लिन हाओ ने बहुत विस्तार से बताया। यह पता चला कि 3 मिलियन से अधिक वर्षों के बाद स्वर्ग पर एक बार फिर बाहरी ताकतों द्वारा हमला किया गया। पिछली बार के विपरीत जब ये जियाओ दुश्मन का सामना करने के लिए वहां था, स्वर्ग पर मनुष्यों या जानवरों या शैतानों द्वारा हमला नहीं किया गया था। इसके बजाय उस पर एक बहुत ही रहस्यमय स्कारलेट ऊर्जा द्वारा हमला किया गया था। लाल रंग की ऊर्जा विनाशकारी शक्ति से भरी हुई थी, जिसके संपर्क में आने वाली हर चीज को नष्ट कर रही थी। इसने स्वर्ग की ब्रह्मांडीय झिल्ली को उतनी ही आसानी से नष्ट कर दिया जितनी आसानी से एक टोफू को तलवार से काट दिया जाता है। बिल्कुल कोई विरोध नहीं हुआ। लाल रंग की ऊर्जा का अपना एक जीवन प्रतीत होता था, साथ ही यह किसी भयावह चीज से उत्पन्न विनाशकारी ऊर्जा के तूफान की तरह था। उस स्कारलेट ऊर्जा द्वारा स्वर्ग की ब्रह्मांडीय झिल्ली को नष्ट करने के बाद 5 मिनट से भी कम समय में पूरा स्वर्ग नष्ट हो गया। हर जिंदगी पलक झपकते ही खत्म हो गई, यहाँ तक कि लिन हाओ भी मर गया होता। हालांकि आखिरी क्षण में हेवेंस ने कुछ सोचा और उसे अराजकता में बाहर फेंक दिया। उसी समय हेवेंस ने लिन हाओ को अपना सारा स्रोत दे दिया और लिन हाओ से कहा कि वे मजबूत बने और ये जियो की तलाश करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन स्वर्ग के शब्दों में, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि ये जियाओ इसे किसी तरह वापस ला सकता है। लिन हाओ को बस अनंत अराजकता में ये जियो की तलाश करनी है। जब स्वर्ग ने लिन हाओ को बाहर फेंक दिया तो लिन हाओ पहले से ही एक लाल ऊर्जा तूफान की सीमा से बहुत दूर था, जिसने एक झटके में सब कुछ नष्ट कर दिया। हेवेंस ने अपनी आखिरी शेष ताकत के साथ लिन हाओ के चारों ओर एक ब्रह्मांडीय झिल्ली भी बनाई थी, जिसने उसे बहुत लंबे समय तक निडर अराजकता ऊर्जा के चरण का विरोध करने में मदद की थी। आपको पता होना चाहिए कि स्रोत ब्रह्मांड की एक ब्रह्मांडीय झिल्ली 3000 कानूनों के संलयन से बनाई गई है और यह निडर कैओस ऊर्जा को आक्रमण करने से रोकने में पूरी तरह से सक्षम है। यही कारण है कि लिन हाओ अज्ञात समय तक शून्य में तैरते हुए सुरक्षित और स्वस्थ रहे। ब्रह्मांडीय झिल्ली द्वारा संरक्षित रहते हुए लिन हाओ ने स्वर्ग के स्रोत को अवशोषित कर लिया और अराजक परिवर्तन के 3 चक्रों को आसानी से पार कर लिया और एक प्रारंभिक चरण अराजकता धूल क्षेत्र योद्धा बन गया। हालांकि क्योंकि स्वर्ग नष्ट हो गया था, ब्रह्मांडीय झिल्ली भी कमजोर होने लगी, जल्द ही पूरी तरह से गायब हो गई, जिससे लिन हाओ सुरक्षित हो गए। सौभाग्य से वॉयर गॉड, एक योद्धा जो दिव्य भगवान अगेंस्ट द हेवेंस में प्रकट हुआ था, वह उस समय भी केवल एक सच्चा दिव्य भगवान था, प्रकट हुआ और उसे समय पर बचा लिया। एन अराजकता के शून्य में कोई नहीं भटक सकता। अराजकता के शून्य में यात्रा करने के लिए किसी को उड़ने वाले जहाज के किसी प्रकार के खजाने पर भरोसा करना पड़ता है जो निडर अराजकता ऊर्जा से अप्रभावित रह सकता है। शून्य भगवान के पास भी किसी प्रकार का खजाना होना चाहिए ताकि उसके खिलाफ उन्मादी अराजकता की ऊर्जा बेकार हो जाए, और उसने लिन हाओ को बचाने के लिए उस खजाने का उपयोग किया। लिन हाओ तब अराजकता के शून्य में घूमने के लिए शून्य भगवान के साथ गए। स्वर्ग का क्या हुआ और स्वर्ग कैसे नष्ट हुआ, यह जानने के बाद ये जियाओ ने गहरी सांस ली।
वह यह भी सोच रहा था कि हेवेंस ने ऐसा क्यों कहा कि केवल वह ही इसे वापस ला सकता है। क्या नष्ट हो चुके सोर्स यूनिवर्स को वापस लाना भी संभव है? यदि वह सचमुच ऐसा कर सकता है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपने मृत परिवार को भी वापस ला सकता है? ये जियाओ को कोई पता नहीं है, लेकिन जब उसने नियम स्रोत क्रिस्टल के बारे में सोचा, तो उसे अचानक एक विचार आया। जब तक वह टाइम सोर्स क्रिस्टल प्राप्त कर सकता है और अराजकता के कमल को इसे अवशोषित करने दे सकता है, तब तक वह टाइम फोर्स को समझ सकता है। उस समय वह स्वर्ग को वापस लाने के लिए समय को पीछे करने में सक्षम हो सकता है। हालांकि क्या उसे वास्तव में ऐसा करने की अनुमति है? क्या अराजकता उसे ऐसा करने देगी? ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया और इस मामले के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। ऐसा इसलिए क्योंकि वह जानता था कि वह जितना अधिक सोचेगा उतना ही अधिक क्रोधित होगा। चूंकि ये जियाओ इस प्रश्न पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका, इसलिए उसने अपना ध्यान एक अलग जगह पर केंद्रित किया। वह उस स्कारलेट ऊर्जा तूफान के बारे में सोचने लगा जिसने सिर्फ एक हल्के स्पर्श से पूरे स्वर्ग को नष्ट कर दिया। वह स्कारलेट एनर्जी स्टॉर्म किस प्रकार का अस्तित्व है? क्या यह संभव है कि यह तूफान अभी भी अराजकता के शून्य में भटक रहा हो? यदि हाँ, तो ये जियाओ इसे अपनी आंखों से देखना चाहेगा। हालांकि फिलहाल यह संभव नहीं है। फिर ये जियो ने लिन हाओ को अपने साथ आने और स्थानिक डोमेन का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि लिन हाओ ने इनकार कर दिया। लिन हाओ के शब्दों में, वे फिलहाल कुछ भी तलाशने की योजना नहीं बना रहे थे। वह कुछ ही दिन पहले सुबह के सितारों की भूमि पर पहुंचे। उसके लिए सुरक्षित स्थान की तलाश करना बेहतर है। उन्होंने गुजेंग्यू को कुछ वर्षों तक प्रशिक्षित करने और उसे स्वॉर्ड इंस्टिंक्ट समझाने की योजना बनाई। जब तक वे ऐसा कर सकती है, वे उसका साथ छोड़ देगा और फिर से नई जगहों की खोज करना शुरू कर देगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब ये जियाओ ने यह सुना तो उसने उसे इल्यूसरी स्पिरिट गेट का पता दिया और वहां जाने को कहा। जब तक लिन हाओ अपना नाम बोलेगा, इल्यूसरी स्पिरिट गेट लिन हाओ का अत्यंत सम्मान के साथ स्वागत करेगा और उसे संप्रदाय में एक दर्जा देगा। उन्होंने लिन हाओ को लिंग जियाओलोंग के रूप में अपनी पहचान के बारे में भी बताया। लिन हाओ को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि ये जियाओ का पुनर्जन्म लिंग जियाओलोंग के रूप में हुआ था। लेकिन जब उसने ये जियाओ से पूछा कि उसका पुनर्जन्म कैसे हुआ, तो ये जियाओ ने बहाना बनाते हुए कहा कि स्वर्ग से बाहर निकलने के तुरंत बाद उसे एक रहस्यमय ब्लैक होल का सामना करना पड़ा। ब्लैक होल ने उसे निगल लिया और जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली, तो वे पहले से ही एक बचा था। उन्होंने पूरी प्रक्रिया को रहस्यमय बना दिया। जब ये जियाओ और लिन हाओ बात कर रहे थे, गुजेंग्यू बगल से सब कुछ सुन रहा था। वह यह जानकर हैरान रह गई कि ये जियाओ का वास्तव में मॉर्निंग स्टार्स की भूमि में पुनर्जन्म हुआ था और यहाँ तक कि इल्यूसरी स्पिरिट गेट नामक अद्वितीय शक्तियों में से एक का उत्तराधिकारी भी बन गया। बेशक इस बल की ताकत अब कम हो गई थी। हालांकि ये जियाओ के अनुसार इल्यूसरी स्पिरिट गेट के फिर से उठने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और इस बार इसकी ताकत अपने पिछले रिकॉर्ड को पार कर जाएगी। जब ये जियाओ और लिन हाओ की बात खत्म हो गई, तो ये जियो ने आखिरकार गुजेंग्यू की ओर देखा और कहा, तो यह आपका शिष्य है? हाँ वे है। जब अपने शिष्य का जिक्र हुआ तो लिन हाओ ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ये जियाओ ने कुछ सोचा और फिर पूछा, गुजेंग्यू ठीक है? गुजेंग्यू को सिर हिलाते हुए देखकर ये जियाओ ने फिर से पूछा, क्या आपने कभी मिलियन स्टार हार्ट फ्रूट के बारे में सुना है? गुजेंग्यू ने भौहें चढ़ा ली और इसके बारे में सोचने की कोशिश की, लेकिन उस खजाने के बारे में सोचने में असफल रही जिसके बारे में उसने कभी मिलियन स्टार हार्ट फ्रूट के नाम से सुना था। उसने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। ये जियाओ मुस्कुराया और एक बैंगनी फल निकाला।
यह बैंगनी फल दिल के आकार का और चमकीला था। इस दिल के आकार के बैंगनी फल में अनगिनत तारे के लग रहे थे। ये जियाओ ने गुजेंगियों को फल दिया और कहा, यह मिलियन स्टार हार्ट फ्रूट है। चूंकि यह हमारी पहली मुलाकात है, इसलिए इसे मेरी ओर से एक उपहार समझें। फिर भी यह समझाने से पहले कुछ सेकंड के लिए रुके। मिलियन स्टार हार्ट फ्रूट केवल एक मिलियन स्टार हार्ट ट्री पर ही उगता है। हालांकि इस पेड़ को अव्यवस्थित रूप में देखना बेहद दुर्लभ है, क्योंकि एक मिलियन स्टार हार्ट ट्री केवल रक्त में ही उग सकता है। स्टार हार्ट कैओस बीस्ट का सार। एक स्टार हार्ट कैओस बीस्ट एक बहुत ही दुर्लभ जानवर है। यह कैओस बीस्ट से पूरी तरह से अलग है। यह एक ऐसा जानवर है जो अराजकता के शून्य में रहना पसंद करता है और मजबूत होने के लिए निडर अराजकता की ऊर्जा को अवशोषित करता है। स्टार हार्ट कैओस बीस्ट को ढूंढना स्रोत ब्रह्मांड को खोजने की तुलना में 0 गुना अधिक कठिन है। एक स्टार हार्ट कैओस बीस्ट के खून का रंग आम तौर पर नीला होता है और इसका रक्तसार 1 मिलियन स्टार हार्ट ट्री को जन्म देता है। हालांकि एक स्टार हार्ट कैओस बीस्ट का रक्तसार 1 मिलियन स्टार के लिए 3 स्थितियों में से केवल एक है, हार्ट ट्री का उगना और बढ़ना। अन्य 2 शर्तों को पूरा करना बहुत कठिन है। ऐसा कहा जाता है कि 1 मिलियन स्टार हार्ट फ्रूट निगलने से एक कैओस स्पिरिट दायरे का योद्धा स्पिरिट फ्यूजन के सभी 3 चरणों को पूरा कर सकता है और एक कैओस स्पिरिट संत बन सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें सी 217 समय और स्थान में गड़बड़ी यह बहुत मूल्यवान है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मिलियन स्टार हार्ट फ्रूट की उत्पत्ति और प्रभाव के बारे में जानकर लिन हाओ और गुजेंग्यू दोनों हैरान रह गए। उन्होंने इतने मूल्यवान खजाने को देखने की कभी उम्मीद नहीं की थी। उसके मालिक होने की बात तो दूर की बात है, यह जानते हुए कि यह मिलियन स्टार हार्ट फ्रूट कितना दुर्लभ, मूल्यवान और महंगा होगा। गुजेंग्यू ने तुरंत फल को ये जियो को वापस लौटाने की कोशिश की। ये जियाओ ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो कि यह कितना मूल्यवान है, बस इसे ले लो। चूंकि यह हमारी पहली मुलाकात है, मुझे तुम्हें कुछ देना चाहिए। इसे एक उपहार माना जा सकता है, और यदि कोई उपहार मूल्यवान नहीं है, उपहार देने का मतलब क्या है? फिर वे लिन हाओ की ओर मुड़े और बोले, वैसे भी मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही एक छोटा संत हूँ। लिन हाओ ने सिर हिलाया, यह समझते हुए कि ये जियो चाहता है कि वह गुजेंग्यू को मिलियन स्टार हार्ट फ्रूट अपने पास रखे। और चूंकि ये जियाओ पहले से ही एक मामूली संत हैं, उन्हें वास्तव में अब इसकी आवश्यकता नहीं है। गुजेंग्यू एक कैओस डस्ट दायरे का योद्धा था और लिन हाओ एक कैओस स्पिरिट दायरे का योद्धा था। सच कहूं तो लिन हाओ को गुजेंग्यू से ज्यादा मिलियन स्टार हार्ट फ्रूट की जरूरत थी। हालांकि चूंकि ये जियो ने इसे गुजेंग्यू को उपहार में दिया था, लिन हाओ कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं मांगेंगे जो पहले से ही उनका शिष्य हो। लिन हाओ को इल्यूसरी स्पिरिट गेट पर जाने की याद दिलाते हुए ये जियाओ चला गया। अब उनका अगला गंतव्य स्थानिक डोमेन था। केवल एक टेलीपोर्टेशन के साथ वे एक बार फिर स्थानिक डोमेन के सामने पहुंच गया। लिंग जियाओ लोंग, आप यहाँ हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन सहमत समय पर ये जियो ने गुतियान हाओ को एक टीम का नेतृत्व करते हुए देखा। गुतियान हाओ ने भी ये जियाओ को देखा और उसे देखकर मुस्कुराया। ये जियाओ ने चुपचाप सिर हिलाया और फिर अचानक कुछ महसूस हुआ। उसने आसमान की ओर देखा और महसूस किया कि एक और टीम आ रही है। यह टीम पिलगॉड टावर की थी। फिर ये जियाओ को फिर से कुछ महसूस हुआ और जल्द ही उसने कमजोर और मजबूत लोगों से भरी एक और टीम को आते देखा। ये लोग अद्वितीय और द्वितीय ताकतों से थे जो अज्ञात स्थानिक क्षेत्र की खोज में अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे।
उन सब के मन में एक बात थी। चूंकि फॉर्मेशन गॉड टावर और पिल गॉड टावर पहले से ही स्थानिक डोमेन का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम भेज रहे हैं, तो साथ में टैग क्यों नहीं किया जाए। अगले 2 घंटों तक इंतजार करने के बाद गु तियानहाओ ने आखिरकार मोर्चा संभाला और बोला, हर कोई कृपया स्थानिक क्षेत्र के अंदर अपनी सुरक्षा पर ध्यान दे। हालांकि वे धीमी आवाज में बोला, लेकिन किसी कारण से उसकी आवाज घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों के कानों तक पहुंच गई। गु तिन्हाओ ने आगे कहा, यह स्थानिक डोमेन एक अज्ञात डोमेन है जो अचानक हमारी भूमि में प्रकट हुआ। यह स्थानिक डोमेन ग्रेट स्टार सिटी के विनाश का कारण बन गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनगिनत विशेषज्ञों ने इसका पता लगाने के लिए स्थानिक डोमेन में प्रवेश किया लेकिन कभी बाहर नहीं आए। और यहाँ तक कि हालांकि कोई बाहर आया, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं थी और जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई। यह साबित करता है कि इस स्थानिक क्षेत्र का पता लगाना कितना खतरनाक है। हम किसी को भी इसमें प्रवेश करने और अन्वेषण करने से नहीं रोकेंगे। हालांकि आप स्थानिक क्षेत्र के अंदर अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। हमसे या अन्य लोगों से यह उम्मीद न करें कि हम आपको बचाएंगे। इसलिए सुरक्षित रहें और ऐसा कुछ करने की कोशिश न करें जिस पर आपको भरोसा नहीं हो। सब लोग चलो चलें। इसके साथ गु तियानहाओ ने स्थानिक डोमेन की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करने वाली बाधा को पार करने का बीड़ा उठाया। सभी ने उसका पीछा किया और जल्द ही उस सुरक्षित क्षेत्र में आ गए जहां ये जियाओ पहले गया था। जैसे कि पहले से ही एक सुरक्षित क्षेत्र की उपस्थिति के बारे में पता हो, गु तियानहाओ बहुत आश्चर्यचकित नहीं दिखे। वह ये जियाओ की ओर मुड़ा जो उसके बगल में चल रहा था और कहा, सावधान रहें। स्थानिक क्षेत्र के अंदर यह बहुत खतरनाक है। इसके अलावा भले ही हम एक टीम के रूप में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद हम अकेले दिखाई दे सकते हैं। यह टोकन ले, हम इसके माध्यम से स्थानिक डोमेन के अंदर संचार कर सकते हैं और एक दूसरे के स्थान को जान सकते हैं। हम एक बार फिर एक साथ इकट्ठा होने और एक टीम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये जियाओ ने सिर हिलाया और गु तियानहाओ से संचार टोकन ले लिया। उसने उसे देखा और उस पर एक बहुत ही जटिल संरचना खुदी हुई देखी। यह गठन कम से कम लेवल 7 का महान गठन था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये जियो ने समझा कि यह गठन स्थानिक डोमेन के अंदर स्थानिक व्यवधान को प्रभावित कर सकता है और 2 समान टोकन के बीच एक स्थिर संबंध स्थापित कर सकता है, जिससे एक दूसरे से संपर्क करना संभव हो जाएगा। ये जियो ने टोकन को अपनी स्थानिक रिंग के अंदर रखा और स्थानिक क्षेत्र में कदम रखने के लिए तैयार था। सब लोग चलो चलें। गु तियानहाओ ने गहरी सांस ली और सभी ने एक के बाद एक स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश किया। झटका जैसे ही ये जियाओ ने बैरियर पार किया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे झील में कोई पत्थर फेंका गया हो। उसने अपने शरीर के चारों ओर एक लहर महसूस की जिससे उसे चक्कर आ गया, और फिर उसने महसूस किया कि एक विदेशी ऊर्जा उसके शरीर के चारों ओर लिपट रही है, जो अंततः उसे एक विदेशी स्थान पर ले जा रही है। जैसे ही ये जियाओ विकृत हुआ, उसने महसूस किया कि इससे पहले कि वह अपनी आंखें खोल पाता और सब कुछ स्पष्ट रूप से देख पाता, एक भयानक शक्ति ने उसे घेर लिया। यह भयानक शक्ति हर दिशा से आती हुई प्रतीत हो रही थी और ये जियाओ मदद नहीं कर सका, लेकिन दर्द से कराह उठा जब अजीब अदृश्य ब्लेड ने उस पर वार किया, जिससे उसके शरीर पर कुछ गहरे घाव दिखाई दिए। जीवन पुनर्प्राप्ति। अपनी चोटों से ठीक होने के बाद ये जियाओ को आखिरकार अपने आसपास देखने का मौका मिला, लेकिन उसने सदमे में अपनी आंखें ऊपर उठाईं। वह अपने आसपास की जगह को पूरी तरह से बिखरा हुआ देखकर भयभीत हो गया। हालांकि ये जियाओ ने पहले ही स्थानिक क्षेत्र के अंदर बिखरी हुई जगह के बारे में सुना था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ माहौल इतना अराजक होगा।
अंतरिक्ष बिखर गया था और स्थानिक ऊर्जा हर जगह कहर बरपा रही थी। जमीन गहरे घावों से भरी हुई थी जिससे ऐसा लगता था कि नीचे कई खाइयां बन गई हैं, और आकाश को देखना असंभव था क्योंकि वह भी छेदों से भरा हुआ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन स्थानिक ब्लेडों के तूफान हर जगह उड़ रहे थे और कभी कभी उसकी दिशा में भी उड़ जाते थे। इस तरह वे घायल हो गए। स्थानिक ब्लेड दोबारा नहीं, ये जियो ने आप भरी। वह नहीं जानता कि इसे अपनी किस्मत कहें या भाग्य, लेकिन ऐसा लगता है कि स्थानिक ब्लेड ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो उसे वास्तव में बुरी तरह से घायल करने के लिए हमेशा मौजूद थी। यहाँ तक कि अपने पहले जीवन में ये जियाओ इन स्थानिक ब्लेडों से कई बार लगभग मर गया, और इस दूसरे जीवन में यह उसका दूसरी बार स्थानिक ब्लेड का सामना करना था जिसने उसे पहले घायल कर दिया था। इस जीवन में पहली बार उसका सामना स्थानिक ब्लेडों से हुआ। वह खंडहर के अंदर था जहां से बचने के लिए उसे क्रिएशन फोर्स यूनिवर्स ट्री क्षमता का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये जियाओ कड़वाहट से मुस्कुराया और सतर्क हो गया। वह जानता था कि उसे सतर्क रहना होगा, अन्यथा उसे स्थानिक ब्लेडों द्वारा टुकड़ों में काटा जा सकता है। वह इस स्थान पर अकेला था और उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने गोतिनहाओ द्वारा उसे दिया गया टोकन निकाल लिया, हालांकि यह किसी कारण से काम नहीं कर रहा था। अब भरते हुए वह केवल टोकन को स्थानिक रिंग में वापस रख सकता था और अपने परिवेश को ध्यान से देख सकता था। इस समय ये जियो ने अचानक कुछ देखा। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत तेजी से बूढ़ा होने लगा है। वह अपनी जीवन शक्ति नहीं खो रहा था। ऐसा लगता है कि यहाँ समय बहुत तेजी से बीत रहा था, इतनी तेजी से कि उसके बाल और नाखून कुछ ही मिनटों में बहुत लंबे हो गए। उनके शरीर में भी कुछ बदलाव आने लगे। फकत ये जियो मदद नहीं कर सका, लेकिन श्राप दिया। उसने तुरंत टेलीपोर्ट किया और लगातार इस जगह से दूर जाने की कोशिश कर रहा था। उसके पास कोई स्थान नहीं था और फिलहाल उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह बस इस जगह से भाग जाना चाहता था, नहीं तो कुछ ही दिनों में यहीं उसकी मौत हो सकती थी। उन्होंने उस स्थानिक व्यवधान की भी परवाह नहीं की जिसने उनके टेलीपोर्टेशन को पूरी तरह से बाधित कर दिया। आमतौर पर वे एक पल में हजारों मील तक टेलीपोर्ट कर सकता था, हालांकि अब वे केवल 10 मील से कम टेलीपोर्ट कर सकता था। साथ ही कभी कभी वह स्थानिक तूफानों के बीच में फंस सकता है जहां उसका शरीर स्थानिक ब्लेडों से गंभीर रूप से घायल हो जाता है। लाइफ रिकवरी क्षमता का उपयोग करके उन्हें लगातार अपनी चोटों को रोकना और ठीक करना पड़ा। ये जियाओ लगातार टेलीपोर्टिंग करता रहा, हालांकि चाहे वे कहीं भी गया हो, उसकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ती रही। शीघ्र ही वह 16 वर्ष की आयु में एक युवक से एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति में बदल गया। ये जियाओ समझ सकता था कि इस थोड़े से समय में उसकी उम्र कम से कम कुछ लाख साल हो गई है। यहाँ समय बहुत तेजी से बीत रहा था। यदि माइनर सेंट क्षेत्र में उसकी खेती नहीं होती, जहाँ उसका जीवन काल पहले से ही 10 लाख वर्ष से अधिक है, तो शायद उसकी यही मृत्यु हो गई होती। ये जियाओ कुछ भी नहीं सोच सका। अभी उसके मन में एक ही बात थी, इस जगह से भाग जाना। हालांकि उसे अचानक कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। वह रुका और एक निश्चित दिशा में देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक बहुत ही परिचित आभा का एहसास हो गया हो। क्या यह पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें सीड 118 CH 218 मिस्टेक इंक फल पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 218 रहस्यवादी स्याही फल। हाँ, इसी समय उसने लोटस ऑफ कैओस की आवाज सुनी जिसने उसे बताया यह गुरुत्वाकर्षण स्रोत क्रिस्टल है।
और ऐसा लगता है कि यह स्थानिक डोमेन के निर्माण का स्रोत है। गुरुत्वाकर्षण। ये जियाओ ने भौहें सिकुड़ ली और फिर बुदबुदाया, हाँ, यह होना ही चाहिए। यहाँ तक कि स्वर्ग में भी गुरुत्वाकर्षण एक बहुत ही विशेष कानून था। यह सामान्य, अद्वितीय या सर्वोच्च नहीं था। यह समय और अंतरिक्ष कानूनों से भी ऊपर था। केवल गुरुत्वाकर्षण में ही अंतरिक्ष के ताने बाने को मोड़ने और समय को बाधित करने की ताकत है। और क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण स्रोत क्रिस्टल है, इसने अंतरिक्ष और समय के ताने बाने को इस हद तक मोड़ दिया कि वे बिखर जाए। इसने यहाँ के समय को बाहर से इतना अलग होने के लिए भी प्रभावित किया। तो सब कुछ ग्रेविटेशन सोर्स क्रिस्टल के कारण था। अब सवाल यह था कि यह क्रिस्टल सुबह के सितारों की भूमि पर कैसे प्रकट हुआ और इतनी बड़ी आपदा का कारण बना। जैसे ही ये जियाओ सोच रहा था, उसे महसूस हुआ कि कोई नुकीली चीज उसकी पीठ पर वार कर रही है। उसकी पीठ पर एक गहरा, लंबा कट लग गया और वह भी उड़ गया। संयोगवश वह एक टूटे फूटे स्थान में गिर गया, जहां पूर्ण अंधेरा दिखाई दे रहा था, और ऐसे ही वह बेहोश हो गया। जब ये जियाओ ने अपनी आंखें फिर से खोली, तो उसने देखा कि वह घने जंगल के अंदर घास की भूमि पर पड़ा हुआ था। वह अब किसी बिखरी हुई जगह में नहीं फंसा था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी तरह उस जगह से भाग गया है और एक बिल्कुल नई जगह पर दिखाई दिया है। और ये जियाओ धीरे से खड़ा हुआ और उसे अपनी पीठ में अत्यधिक दर्द महसूस हुआ। वह भी काफी पीला नजर आ रहा था। जीवन पुनर्प्राप्ति पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये जियाओ ने धीरे धीरे अपनी चोटें ठीक की और खड़ा हो गया। वह अब पहले से ही एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जो सैकड़ों हजारों वर्षों से जीवित है। हालांकि यह सच नहीं है। वैसे भी उनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, क्योंकि सैकड़ों हजारों साल गुजरने के बाद उनके कपड़े बहुत पहले ही सड़ गल चुके थे। ये जियाओ ने आग भरी और फिर चारों ओर देखा। जल्द ही उसकी नजर एक ऊंचे पेड़ पर पड़ी जो अलग अलग स्याही जैसी रूपरेखा वाले कई फलों से भरा हुआ था। रहस्यवादी स्याही फल। ये जियाओ ने सदमे में अपनी भौहें ऊपर उठाईं, जैसे कि उसके शरीर में बिजली का करंट दौड़ गया हो, जिससे वह उछल पड़ा और सीधा खड़ा हो गया। उन्होंने फॉर्मेशन गॉड टावर में मिस्टिक इंक फ्रूट्स के बारे में सीखा था। ऐसा कहा जाता है कि मिस्टिक इंक फल कई विशेषताओं के साथ आते हैं। मिस्टिक इंक फल में क्या गुण होते हैं, इसका अंदाजा इस फल पर स्याही जैसी रेखाओं से लगाया जा सकता है। ये रेखाएं एक स्थिर समय पर जिम्मेदार ऊर्जा जारी करती हैं। यदि कोई फल पानी से जुड़ी ऊर्जा छोड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि वह मिस्टिक वाटर इंक फ्रूट है। यदि कोई फल अग्नियुक्त ऊर्जा छोड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि यह एक रहस्यवादी अग्नि स्याही फल है, इत्यादि। मिस्टिक इंक फ्रूट के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह लोगों को अराजकता के नियम को समझने और समझने में मदद कर सकता है। दूर से ये जियाओ इन फलों से आने वाले कई प्रकार के ऊर्जा उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। ऊर्जा के कुछ उतार चढ़ाव आत्माओं को भी पोषित कर सकते हैं। बस एक हल्का सा झटका किसी का भी पूरा शरीर अनायास ही कांपने लगता है। रहस्यवादी स्याही फल होने के योग्य ये जियो ऊपर चला गया। उसे इस पेड़ पर 36 मिस्टिक इंक फल दिखाई दिए। 5 मौलिक रहस्यवादी स्याही फल, रहस्यवादी अंतरिक्ष स्याही फल, रहस्यवादी थंडर स्याही फल, रहस्यवादी प्रकाश स्याही फल, रहस्यवादी आत्मा स्याही फल। ये जियाओ जितना अधिक इन फलों को देखता, उतना ही अभिभूत महसूस करता। इतने सारे मिस्टिक इंक फलों के साथ, गोल्डन सीड के साथ मिलकर जो लगातार असीमित व्यापक ऊर्जा जारी कर रहा है, उसे डर था कि वे अराजकता के कई नियमों को समझ सकता है। लेकिन ये जियाओ इन सभी फलों को निगलने के लिए तैयार नहीं था। वह नियम स्रोत क्रिस्टल ढूंढकर अराजकता के नियमों को आसानी से समझ सकता है।
वे इन रहस्यवादी स्याही फलों से नियमों को समझने के लिए वर्षों तक बैठे रहने में समय क्यों बर्बाद करेगा, लेकिन उन्हें सील करना या किसी अधिक मूल्यवान चीज के बदले उनका आदान प्रदान करना भी अच्छे परिणाम लाएगा। रहस्यवादी स्याही फल पहले के युगों में भी दुर्लभ थे। इनका निर्माण लाखों वर्षों की अराजकता के नियमों का सार इकट्ठा करके किया गया था। इसे बनाना अत्यंत कठिन है। उसे वास्तव में कोई अंदाजा नहीं था कि इतने सारे मिस्टिक इंक फलों को यहाँ कैसे संघनित किया जा सकता है। अविश्वसनीय। ये जियो ने तुरंत और तीव्रता से पाया कि यह क्षेत्र किसी कारण से बेहद अस्थिर प्रतीत होता है। यह जंगल बहुत विशाल था और बिल्कुल आदिम संसार जैसा था। इसके अलावा यहाँ की अराजकता ऊर्जा भी सुबह के सितारों की भूमि की तुलना में सघन थी। हालांकि स्थान अस्थिर लग रहा था। ये जियाओ की नजर एक बार फिर उन मिस्टिक इंक फलों पर पड़ी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और बिना किसी रुकावट के मिस्टिक स्पेस इंक फ्रूट को तोड़ लिया। उसने दोबारा फल तोड़े, लेकिन कोई रुकावट नहीं आई। हालांकि जब ये जियाओ ने फल तोड़ना जारी रखना चाहा, तो उसने पाया कि एक अदृश्य ऊर्जा उसे रोक रही है। यदि वह जबरदस्ती फल तोड़ना चाहे तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। क्या चल रहा है, ये जियाओ ने भौहें सिकोड़ ली और कुछ देर सोचा, लेकिन कोई कारण नहीं सोच सका। अदृश्य ऊर्जा की बाधा को नजरअंदाज करते हुए ये जियाओ ने फल तोड़ना जारी रखा। जब उसने उनमें से 10 को तोड़ लिया, तो उसे लगा कि वह अब अपना हाथ बिल्कुल भी नहीं हिला पाएगा। वह अपनी जगह पर अटका हुआ लग रहा था। ये जियो ने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी करने में असफल रहे। भौहें चढ़ाते हुए ये जियो ने अपने हाथ में मिस्टिक थंडर इंक फ्रूट को देखा और अचानक कुछ सोचा। उसके शरीर से काली ऊर्जा की एक लहर निकली। यह डार्क एनर्जी डार्क फोर्स की थी, जिसे ये जियो ने तब समझा था जब लोटस ऑफ कैओस ने डार्क सोर्स क्रिस्टल को अपनी एक पंखुड़ी में अवशोषित कर लिया था। अचानक उसे हिलने से रोकने वाली अदृश्य ऊर्जा ने ऐसा महसूस किया जैसे उसने किसी चीज को छू लिया हो, जिसके कारण वह तुरंत भाग गया। ये जियाओ अब फिर से आगे बढ़ सकता है। एक गहरी सांस लेते हुए ये जियो ने जल्द ही सभी मिस्टिक इंक फलों को तोड़ लिया और उन सभी को अपनी स्थानिक रिंग में रख लिया। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन कुल 36 मिस्टिक इंक फ्रूट थे और उनमें से 4 मिस्टिक लाइफ इंक फ्रूट थे। ये जियाओ को बैठने के लिए एक खाली जगह मिली और उसने एक ही बार में 3 मिस्टिक लाइफ इंक फल निगल लिए। वह जीवन के नियम को समझने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वह देखना चाहता था कि क्या यह मिस्टिक लाइफ इंक फ्रूट उसकी खोई हुई जीवन शक्ति को वापस पाने में मदद कर सकता है, जो लंबे समय के साथ खत्म हो जाती है। आश्चर्यजनक रूप से इससे उसे मदद मिली। प्रबल जीवन शक्ति का एक विस्फोट उसके शरीर में प्रवेश कर गया, जिससे उसे असीम रूप से जीवित होने का एहसास हुआ। नुकसान की भावना तुरंत गायब हो गई। साथ ही जीवन का सार उसके हर छिद्र से होकर गुजरता है, जो जीवन के नियम से उत्पन्न जीवन शक्ति की एक बड़ी मात्रा लेकर आता है। यदि ये जियाओ चाहता तो वे इस जीवन शक्ति पर ध्यान केंद्रित करके और समझने की कोशिश करके जीवन के नियम को समझने की कोशिश कर सकता था। दुर्भाग्यवश उन्होंने ऐसा करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने बस अपनी खोई हुई जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया। ऐसा लग रहा था कि ये जियाओ अपने शरीर में उमड़ रही जीवन शक्ति के आनंद में खो गया है। धीरे धीरे समय बीतने लगा और अनजाने ही 3 साल बीत गए। जब ये जियाओ ने फिर से अपनी आंखें खोली, तो वे पहले ही अपने युवा स्वरूप में वापस आ चुका था। वह अब 20 साल का एक युवा व्यक्ति था। 3 मिस्टिक लाइफ इंक फ्रूट उसके लिए इतनी जीवन शक्ति लेकर आया कि वह टूटे हुए स्थान में खोए हुए सभी वर्षों को पुनः प्राप्त कर सके। इतना ही नहीं,
बल्कि उनकी खेती माइनर सेंट दायरे के प्रारंभिक चरण से लेकर अंतिम चरण तक भी बढ़ गई थी। उनकी खेती में बढ़ोतरी का मिस्टिक लाइफ इंक फ्रूट से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी जीवन शक्ति में वृद्धि से उनकी साधना पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा। ये जियो ने बचे हुए मिस्टिक लाइफ इंक फ्रूट को देखा और उसे वापस अपनी स्थानिक रिंग में रख लिया। ये जियाओ जिस जंगल में था उसका व्यास करोड़ों मील से कम नहीं था। जंगल के किनारे एक बहुत ही अजीब बेलनाकार घर था। 10,000 मील गहराई में एक विशाल भूमिगत महल था जो 1 लाख मील से भी अधिक दूरी तय करता था। यह एक भूमिगत दुनिया की तरह लग रहा था। इस जगह ने सब कुछ अलग थलग कर दिया। सामान्य तरीकों से इस जगह को ढूंढना असंभव था। इस भूमिगत महल में स्वर्गीय राक्षस जो हर जगह देखे जा सकते थे, वे सभी अतुलनीय शक्तिशाली आभा उत्सर्जित कर रहे थे। इस भूमिगत महल की गहराई में एक विशाल हॉल था। उस हॉल के अंदर एक ऊंचा सिंहासन था। उस ऊंचे सिंहासन के शीर्ष पर 100 मीटर से भी अधिक लंबा एक स्वर्गीय दानव बैठा था। उसके शरीर से निकलने वाली आभा सुबह के सितारों की पूरी भूमि को उसके पैरों के नीचे समर्पित करने के लिए पर्याप्त थी। वह यहाँ स्वर्गीय राक्षसों का शासक था। उसके सामने एक विशाल मंच था और उसके ऊपर शक्तिशाली आभा बिखेरती दर्जनों आकृतियां थीं। उनमें से सबसे कमजोर भी मेजर सेंट दायरे में था और वहां महान संत और कुछ स्वर्गीय संत भी थे। ये शक्तिशाली प्राणी थे जो मॉर्निंग स्टार्स की भूमि में कई अधिपति सेनाओं पर शासन करने के लिए पर्याप्त थे। हालांकि सिंहासन पर बैठे स्वर्गीय दानव के सामने ये सभी शक्तिशाली स्वर्गीय दानव बेहद सामान्य थे। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- मैप दान करें सी 219/219 एक बहुत ही अजीब जगह पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 219 एक बहुत ही अजीब जगह। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्गीय राक्षसों का समूह किसी बहुत महत्वपूर्ण बात पर चर्चा कर रहा हो। सिंहासन पर बैठा स्वर्गीय दानव जो स्वर्गीय राक्षसों के समूह का नेता भी प्रतीत होता था, ने अंततः बोलने के लिए अपना मुंह खोला। अधिकतम अगले 10 वर्षों में मैं 9 विशाल मूल सागर क्षेत्र में कदम रखने में सक्षम हो जाऊंगा। उस समय हम अपनी लाखों वर्षों की योजना का चौथा चरण शुरू कर सकते हैं। पहला चरण तब था जब हम सुबह के सितारों की भूमि पर गए और युद्ध शुरू किया। दूसरा चरण तब था जब हमने वहां बीज बोए और कीड़ों को उगने दिया। तीसरा चरण तब था जब हमने असंख्य विमान आयामों के टूटे हुए नोड का लाभ उठाया, रेड स्टार सीक्रेट दायरे का उपयोग किया और राजक स्थानिक तूफान से भरा एक स्थानिक क्षेत्र बनाया। हम अपना चौथा चरण शुरू कर सकते हैं जो आने वाले 5 वर्षों में स्थानिक क्षेत्र को स्थिर करना और वहां एक आधार स्थापित करना है। फिर हम उस आधार का उपयोग अपने संचालन के मुख्यालय के रूप में कर सकते हैं और वम्स को आगे क्या करना है इस पर मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो तब तक आप सभी को अपनी ताकत जितनी हो सके उतनी बढ़ानी होगी। याद रखें, हम महान भगवान के लिए काम कर रहे हैं। महान भगवान के आदेश का पालन करते हुए हम स्वर्गीय राक्षसों ने पहले ही कई देशों में कीड़े के बीज बो दिए हैं। हम जिम्मेदार हैं सुबह के सितारों की भूमि के लिए। हम ऑपरेशन को विफल करने का जोखिम नहीं उठा सकते। हमें वही करना होगा जो महान भगवान हमसे चाहते हैं। राजसी आवाज सीधे अंतरिक्ष के शून्य से बहुत दूर तक प्रसारित हो गई। हाँ, हम आपका आदेश सुनेंगे। इस भूमिगत महल हॉल के भीतर हर किसी की आवाज जोर से गूंज रही थी। उन सभी को एक के बाद एक अपने ऑर्डर प्राप्त हुए। तब विशाल स्वर्गीय दानव ने अपना हाथ लहराया और सभी स्वर्गीय दानव तितर बितर हो गए। और फिर स्वर्गीय राक्षसों के नेता की अंधेरी और उदास आंखों में उग्र प्रकाश की एक लहर चमक उठी।
कितने साल हो गए? 10 लाख साल से भी अधिक हो गए। मैंने 10 लाख वर्षों तक सहन किया है और आखिरकार समय आ गया है। हम स्वर्गीय राक्षस पुराने कमीनों के झुंड को दिखाएंगे जो हमें शून्य में भटकने के लिए मजबूर करते हैं। अराजकता का निर्णय उनका सबसे खराब निर्णय था। बहुत जल्द यह एक छोटी भूमि, मॉर्निंग स्टार्स, मेरी होगी। एक बार जब मैं इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लूंगा तो मैं सुबह की भूमि का स्वामी बन जाऊंगा। सितारे, इस भूमि के साथ जड़ के रूप में मैं कई शाखाएं उगाऊंगा और धीरे धीरे कई भूमियों पर कब्जा करूंगा। और जब समय आएगा, महान प्रभु को मुझे अपना दाहिना हाथ बनाना होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, सुबह के सितारों की भूमि, तुम मेरी हो। जल्द ही, अधिकतम 10 वर्षों में, मैं तुम्हारा स्वामी बन जाऊंगा। उस समय कौन मेरी अवज्ञा करने का साहस करेगा? हम इंसान अथाह स्पिरिटास, जब समय आएगा मैं उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करूंगा। उस समय वे मेरी नजर में सिर्फ चींटियां होंगी। 5 महीने बाद ये जियाओ ने आखिरकार जंगल का अंत देखा। हालांकि जंगल से परे आकाश और पृथ्वी पर सफेद कोहरा छाया हुआ था। यह एक दीवार की तरह थी जो ये जियाओ को यह देखने से रोक रही थी कि दूसरी तरफ क्या है। वैसे भी ये जियाओ ने लंबे समय तक जंगल में रहने की योजना नहीं बनाई थी। उसे इस जंगल के अंदर 3.5 साल हो चुके थे। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, उसने टूटे हुए स्थान में फंसकर सैकड़ों हजारों वर्ष बर्बाद कर दिए थे। हालांकि उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उस टूटे हुए स्थान के अंदर उसे 1 महीना भी हो गया है, लेकिन समय की गति इतनी तेज थी कि सैकड़ों हजारों साल बीत गए। और यह एक सच्चाई है, ये जियाओं को पता ही नहीं है कि बाहरी दुनिया में कितना समय बीत चुका है। वह पहले यह जगह छोड़ना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या वह गुतियान हाव और अन्य लोगों से संपर्क कर सकता है या नहीं। बहुत जल्द ये जियाओ सफेद कोहरे के सामने खड़ा था और उसकी दृष्टि दीवार की तरह की हुई थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने कोहरे में कदम रखा। जैसे ही उसने कोहरे में कदम रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे आकाश घूमने लगा है। साथ ही उसे अपने चारों ओर स्थानिक ऊर्जा के सूक्ष्म उतार चढ़ाव का एहसास हुआ। जब सब कुछ अपनी पिछली शांत स्थिति में लौट आया तो ये जियाओ ने पाया कि वह पहले ही सफेद कोहरे की दीवार से गुजर चुका है और एक अलग जगह पर दिखाई दे रहा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, चारों ओर देखते हुए ये जियाओ ने आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठाईं, क्योंकि उसे पता चला कि वह एक विशाल दुनिया में प्रवेश कर चुका है। यह एक अराजक जगह की तरह था। उन्हें यह भी महसूस हुआ जैसे इस विशाल संसार में समय और स्थान का अब कोई अस्तित्व नहीं है। इससे पहले कि ये जियाओ अपने चारों ओर सब कुछ स्पष्ट रूप से देख पाता, दूर से प्रकाश की एक किरण उसकी ओर चली। बहुत जल्द प्रकाश की किरण ये जियाओ के सामने थी। जब यह ये जियाओ के सामने पहुंचा तो रुक गया और हवा में जम गया। तभी ये जियाओ ने देखा कि यह एक बहुत बड़ी पेंटिंग थी। ये जियाओ ने अपने सामने एक विशाल पेंटिंग तैरती देखी। इस पेंटिंग में 9 अलग अलग परतें थीं और पेंटिंग के शीर्ष पर 5 अजीब सुनहरे शब्द थे जो एक अलग स्तर का आकर्षण पैदा कर रहे थे, जो पूरी दुनिया को अपने ग्लैमर से लुभाने की ताकत रखते थे। इसके अलावा यह निश्चित रूप से उन पात्रों में से कोई नहीं था जिन्हें ये जियो जानता था, लेकिन यह बहुत अजीब था कि ये जियो अभी भी इस पर शब्दों के अर्थ को समझ सकता था। असंख्य विमान नौस्तरित मानचित्र, ये जियाओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। हालांकि वह नहीं जानता था कि यह असंख्य समतल नौस्तरित मानचित्र क्या है, वे इस पेंटिंग के जादू को महसूस कर सकता था। यह बहुत अजीब एहसास था। क्या कहना है? ऐसा लग रहा था जैसे वह पेंटिंग की दुनिया में खोया जा रहा था। हर पल कई नई चीजें समझ रहा था, लेकिन एक पल में सब कुछ भूल भी रहा था।
यह एक विचित्र स्थिति थी जिसे ये जियाओ सिर्फ शब्दों से परिभाषित नहीं कर सकता था। साथ ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि जब तक वे एक पेंटिंग को अच्छी तरह से समझ सकता है, तब तक वे इस पूरी दुनिया को नियंत्रित करने में सक्षम होगा। ये जियाओ ने अवचेतन रूप से पेंटिंग की ओर अपना हाथ बढ़ाया, उसे छूना चाहा। हालांकि पेंटिंग अचानक गायब हो गई। ये जियाओ वापस होश में आ गया, लेकिन फिर भी भ्रमित दिख रहा था। लेकिन वह जल्द ही शांत हो गया और तभी उसे चारों ओर देखने का अवसर मिला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने एक गहरी सांस ली और चारों ओर देखा। अंततः उसे कुछ ही दूरी पर एक मंच दिखाई दिया। चौक एक अदृश्य ऊर्जा प्रवाह से घिरा हुआ था। बाहर से अंदर की दुनिया का नजारा दिख रहा था और ऐसा लग रहा था कि मंच के अंदर एक और विशाल दुनिया है। इस विशाल अज्ञात दुनिया में केवल चौक के अंदर कुछ असाधारण और समझ से बाहर चीजों के संकेत दिखाई देते थे, जिन्हें ये जियाओ समझ नहीं सका, लेकिन उसने उसका ध्यान करीब से आकर्षित किया। इस समय ये जियो ने मंच की अंदरूनी दुनिया में बड़ी संख्या में अराजक जानवरों के फंसे होने की भी खोज की। वे समान रूप से फैले हुए थे और उनकी संख्या ये जियाओ की खोपड़ी को सुन करने के लिए पर्याप्त थी। किसी भी मामले में एक नजर से ये जियाओ को पता चला कि उनमें से 10,000 से अधिक थे। जितना अधिक गहराई में जाते गए, अराजक जानवर उतने ही मजबूत होते गए। मंच के अंदर सबसे बाहरी क्षेत्र की रक्षा करने वाले अराजक जानवर संभवतः एक छोटे संत के बराबर थे और उनकी संख्या 10,000 से अधिक थी। वहां 1,000 से अधिक प्रमुख क्षेत्र के जानवर भी थे, 100 से अधिक महान संत क्षेत्र के जानवर भी थे और कई स्वर्गीय संत क्षेत्र के जानवर भी थे। उनके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि वे भयावह थी। सौभाग्य से ये अराजक जानवर अभी भी मंच की आंतरिक दुनिया के अंदर फंसे हुए हैं। यदि वे बाहर होते तो शायद उन्होंने मॉर्निंग स्टार्स की पूरी भूमि पर कहर बरपाया होता और शायद इसे पूरी तरह से नष्ट भी कर दिया होता। कोई भी ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकता था उन्हें सुबह के सितारों की भूमि में रोके, ये जियाओ ने मन में सोचा। सुबह के सितारों की भूमि में कितने महान संत थे? बहुत कुछ। और स्वर्गीय संतों के बारे में क्या? कोई नहीं जानता। अगर हैं भी तो वे कहीं छुपे हुए हैं, बाहर आकर दुनिया के सामने आने को तैयार नहीं हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस जगह पर अराजक जानवरों का इतना बड़ा समूह रहता होगा। इस जगह क्या है, ये जियाओं को कोई पता नहीं है। हालांकि उन्हें इस बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ा। वह इस जगह को जितना अधिक देखता था, उसके बारे में और अधिक उत्सुक हो जाता था। इस समय लाल ऊर्जा चमकी और बहुत जल्द लाल रंग की एक आकृति अचानक ये जियाओं के सामने सिमट गई। इस आभा से ये जियाओं को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे एक इंसान है, लेकिन अगले ही पल उसे लगा कि यह जीवन शक्ति किसी इंसान की नहीं है। ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति दूसरी जाति का था। इसके अलावा इस आदमी के शरीर की आभा ने ये जियाओ को बताया कि यह आदमी उससे कई गुना अधिक मजबूत है और अज्ञात संख्या में वर्षों तक जीवित रहा है। लाल रंग का यह आदमी निश्चित रूप से एक रहस्यमय विशेषज्ञ है जो बाहरी दुनिया के लिए अज्ञात है। मैं लिंग जियाओ लोंग, वरिष्ठ का स्वागत करता हूँ। ये जियाओ ने दूसरे पक्ष को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- मैप दान करें सीड्स OBCH 220 इच्छा और इच्छा। लाल कपड़े पहने व्यक्ति ने ये जियाओ को देखकर मुस्कुराया और कहा, लिंग जियाओ लोंग, आप अरबों वर्षों में यहाँ आने वाले 10वें व्यक्ति हैं। पहले 8 लोग मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए और यहीं मर गए। जहाँ तक 9वीं की बात है, खांसी, चलो उसके बारे में नहीं, वह कुछ और थी वैसे भी।
आप यहाँ आने वाले 10वें व्यक्ति हैं और सबसे कमजोर भी। हालांकि आपकी क्षमता, मुझे आशा है कि यह उन सभी में सबसे बड़ी है, अन्यथा आप भी मेरी परीक्षा का सामना करेंगे और यहीं मर जाएंगे। मैंने बहुत लंबे समय तक, अरबों वर्षों तक प्रतीक्षा की है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहता था जो मेरे मास्टर की परीक्षा पास कर सके ताकि इस असंख्य विमान आयाम निर्माण का उद्देश्य पूरा हो सके। हालांकि यह बहुत कठिन था। अतीत में अरबों वर्षों में एक भी व्यक्ति मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ। यह बहुत अधिक आवश्यकता रखने के लिए मास्टर की भी गलती थी। जब ये जियाओ ने लाल वस्त्रधारी व्यक्ति को बात करते हुए सुना तो वह चौंक गया। सबसे पहले ये जियाओ को पता चला कि इस विशाल दुनिया को असंख्य विमान आयाम कहा जाता है और इस जगह का निर्माण लाल वस्त्रधारी व्यक्ति के स्वामी द्वारा छोड़ी गई परीक्षा को पास करने के लिए किसी को खोजने के उद्देश्य से किया गया था। दूसरा, लाल वस्त्रधारी व्यक्ति इस स्थान पर अरबों वर्षों से ऐसे किसी व्यक्ति के मिलने का इंतजार कर रहा है, हालांकि उसे कोई नहीं मिला। तीसरी और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पिछले अरबों वर्षों में उनके सहित केवल 10 लोग ही असंख्य विमान आयामों में प्रवेश कर पाए हैं, जिनमें से 8 की मौत हो गई। जहां तक 9वें का सवाल है, ऐसा लगता है कि लाल वस्त्रधारी व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे में बात नहीं करना चाहता। कम से कम अरबों वर्षों तक जीवित रहने वाला यह लाल वस्त्रधारी व्यक्ति निश्चित रूप से एक बहुत शक्तिशाली विशेषज्ञ है, जून लिंगजी से भी अधिक मजबूत। संक्षेप में, यह आदमी सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है जिससे ये जियाओ कभी मिला है। निस्संदेह उसे कोई अंदाजा नहीं है कि यह आदमी यूतियान और अन्य 3 यू भाइयों और बहनों की तुलना में कैसा है। जहां तक उसके लाल कपड़े पहने वाले की बात है, ये जियाओ भी जानना चाहता था कि वे वरिष्ठ व्यक्ति किस प्रकार का है जिसने अफसरों की इस भूमि को असंख्य विमान आयाम कहा जाता है को पीछे छोड़ दिया है। साथ ही क्या वास्तव में केवल 10 लोगों के लिए असंख्य विमान आयामों में प्रवेश करना संभव है? लाल कपड़े पहने व्यक्ति के बोलने के बाद उसने ये जियाओ की हैरान अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने ये जियाओ के हाथ के अंदर लहराते सवालों को समझ लिया हो। उन्होंने अपना सिर हिलाया, हंसे और कहा, लगता है आपके पास बहुत सारे प्रश्न हैं। मैं यहाँ अरबों वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मुझे कुछ बातें विस्तार से समझाने दीजिए। ये जियाओ के कान तुरंत खड़े हो गए और वे ध्यान से सुनने लगा। चलो पहले मेरे गुरुवार के बारे में बात करते हैं। क्या तुमने कभी अराजकता के राजा के बारे में सुना है? ये जियाओ ने जब यह सुना तो वह चौंक गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस विषय पर अराजकता के राजा के बारे में बात होगी। उसने अपना सिर हिलाया और लाल वस्त्रधारी व्यक्ति ने बोलना शुरू किया, मेरा स्वामी पिछले युग का अराजकता का राजा है जो 12 अरब साल पहले समाप्त हो गया था। प्रत्येक युग केवल अराजकता के एक ही राजा को जन्म दे सकता है। जब पिछला युग समाप्त हुआ तो मेरे गुरुवार को कहीं जाना पड़ा। वह स्थान शून्य के अंत में मौजूद है। मैं उस स्थान के बारे में कुछ नहीं जानता। वैसे भी शून्य के अंत के लिए रवाना होने से पहले मेरे गुरुवार ने पूरे अराजकता में बिखरे हुए हजारों गुप्त स्थानों के प्रत्येक नोड पर कब्जा करके हजारों भूमियों को एक दूसरे से जोड़कर इस असंख्य विमान आयाम का निर्माण किया। फिर उन्होंने 10 स्रोत ब्रह्मांडों पर कब्जा कर लिया और उन स्रोत ब्रह्मांडों को आधार के रूप में इस्तेमाल किया और कैप्चर किए गए नोड्स को उनमें जोड़ दिया। अंततः इन असंख्य विमान आयामों का निर्माण किया। जब तक आप एक नोड ढूंढ सकते हैं, आप एक गुप्त क्षेत्र की यात्रा कर सकते हैं, इसका पता लगा सकते हैं, खजाने प्राप्त कर सकते हैं और उस गुप्त क्षेत्र के माध्यम से किसी अन्य भूमि पर जा सकते हैं। अब पहले इस असंख्य विमान आयामों के बारे में बात करते हैं। वर्तमान असंख्य विमान आयाम कई अतुलनीय रूप से विशाल दुनिया है, जो प्रतीत होता है कि अंतहीन क्षेत्र हैं, जो कुल 9 परतों में विभाजित हैं।
इस आयाम की प्रत्येक परत में हजारों नोड्स हैं, जो चारों ओर एक शक्तिशाली ग्रिड बनाते हैं। संपूर्ण असंख्य समतल आयाम। प्रत्येक नोड एक अलग गुप्त क्षेत्र की ओर ले जा सकता है और कहा जा सकता है कि यह उन गुप्त क्षेत्रों का हृदय है। इसके अलावा, यदि एक भी नोड क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाता है, तो यह प्रभावित होगा इस असंख्य विमान आयामों से जुड़ा हर गुप्त क्षेत्र। हालांकि किसी एक नोड को नष्ट करना किसी की कल्पना से कहीं अधिक कठिन है। भले ही यह एक ओरिजिन फ्यूजन सॉवरेन हो, वे नोड को नष्ट नहीं कर सकते। जैसा कि लाल वस्त्रधारी व्यक्ति ने कहा, ऐसा लगा जैसे उसे कुछ याद दिलाया गया हो और उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा हो। उसने अपने दांत पीस लिए और गुस्से से बुदबुदाया, धिक्कार है उस लड़की को। वे सिर्फ एक मूल फ्यूजन सॉवरेन थी, लेकिन एक नोड को नष्ट करने में सक्षम थी जिसने इस असंख्य विमान आयामों को अस्थिर कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उसे परीक्षा देने से प्रतिबंधित किया गया था। उसने गुस्से में एक नोड को नष्ट कर दिया। उस नोड को ठीक करने में इतना समय लग रहा है। सफेद कपड़े पहने वरिष्ठ की बातें सुनकर ये जियाओ के दिल में सचमुच सदमा लग गया। तो यह इस प्रकार निकला, यह आदमी अराजकता के राजा का शिष्य है। अब तक अराजकता के कई राजा हो चुके हैं, इसलिए पिछले युग के अराजकता के राजा के बारे में जानना उतना आश्चर्यजनक नहीं था। हालांकि उन्होंने शून्य का अंत शब्द को सबसे अधिक महत्व दिया। उसे पहले ही पता चल गया था कि अराजकता का प्रत्येक राजा एक युग के समाप्त होने के बाद किसी कारण से शून्य के अंत में प्रवेश कर गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें एक उद्देश्य पूरा करना है, और शून्य के अंत में प्रवेश करने के बाद वे कभी वापस नहीं आते। और पुराने राजा के लुप्त होने के बाद नया युग जल्द ही एक नए राजा का स्वागत करता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये जियाओ ने फेंग यून से सीखा था कि एक व्यक्ति को पहले आकाशीय के 8 छिपे हुए द्वारों को खोलना होगा, और उसके बाद वे साधना के एक नए क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। उस साधना क्षेत्र के व्यक्ति को अराजकता का राजा कहा जाता है, क्योंकि उनसे अधिक शक्तिशाली और उनके विरुद्ध जाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। और किसी कारण से केवल एक ही व्यक्ति अपने शरीर के अंदर आकाशीय ग्रहों के 8 छिपे हुए द्वारों को सफलतापूर्वक खोल सका, और अराजकता के प्राणियों के दायरे से आगे निकल गया और राजा बन गया। जब ये जियाओ को इस असंख्य विमान आयामों की 9 परतों के बारे में पता चला तो वह भी अवाक रह गया। फिर उसने उस 9 परतों वाली पेंटिंग के बारे में सोचा जो उसने पहले देखी थी, जो जल्द ही गायब हो गई। ये जियाओ मदद नहीं कर सका, लेकिन महसूस किया कि वे दोनों जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ये जियाओ ने यह भी देखा कि जब वह एक लड़की के बारे में बात कर रहा था जिसने एक नोड को नष्ट कर दिया था, तो लाल वस्त्र पहने व्यक्ति गुस्से में अपने दांत पीस रहा था। इस आदमी ने ये जियाओ को पहले ही बता दिया था कि उससे पहले इन लोगों ने इस जमीन को खत्म कर दिया है, और उनमें से 8 परीक्षण में विफल रहे। परीक्षण में असफल होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। जहां तक 9वें व्यक्ति की बात है, लाल वस्त्रधारी व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे में बात नहीं करना चाहता था। और अब जब उन्होंने एक लड़की के बारे में बात की जिसने एक नोड को नष्ट कर दिया, तो ये जियाओ के लिए यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि यह लड़की 9वीं व्यक्ति होनी चाहिए। लेकिन फिर वह यह जानकर हैरान रह गया कि यह लड़की पहले से ही एक ओरिजिन फ्यूजन सॉवरेन थी। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वे पहले से ही जून लिंगजी के स्तर पर थी? साथ ही लाल वस्त्रधारी व्यक्ति द्वारा उस लड़की को परीक्षा देने से रोकने का क्या कारण है? यदि वह नोड को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी, तो उसके लिए अराजकता के पिछले राजा द्वारा छोड़ी गई परीक्षा को पास करना मुश्किल नहीं होना चाहिए था। फिर उसे परीक्षा देने से क्यों रोका गया? ये जियाओ इस लड़की से आकर्षित हुए बिना नहीं रह सका। वरिष्ठ, मुझे आश्चर्य है कि मुझसे पहले यहाँ आने वाले 9 लोग कौन थे? ये जियो ने पूछा। सफेद कपड़े पहने आदमी ने बात करना बंद कर दिया।
फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, पहला व्यक्ति इस युग की शुरुआत में दिखाई दिया। उस आदमी का नाम यान फेंग था। मुझे लगा कि उसे कुछ उम्मीद थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह फिर भी असफल रहा। अंत दूसरे व्यक्ति का नाम ओयांग यूं की था। वह बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन वह भी असफल रहा। तीसरा व्यक्ति था। चौथा व्यक्ति और आठवां व्यक्ति इस तरह असफल हुआ और मर गया। सभी 8 लोगों के बारे में बात करने के बाद लाल लबादे वाले व्यक्ति ने बात करना बंद कर दिया और फूट फूट कर रोने लगा। 9वें व्यक्ति के बारे में क्या, यह देखकर कि लाल लबादे वाले आदमी ने 8 लोगों के बारे में समझाने के बाद बात करना बंद कर दिया था। ये जियाओ मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछ सका। लाल वस्त्रधारी व्यक्ति की भौहें गहरी होगी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने ये जियाओ को देखा और फिर उसकी कम ताकत को। सिर हिलाते हुए वह किसी कारण से निराश लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने दांत भींचे और अंत में बोला, 9वां व्यक्ति एक लड़की थी, लेकिन वह बहुत अजीब थी। मुझे नहीं पता कि वह किस जाति से आई थी। उसकी प्रजाति के बारे में किसी भी किताब में एक भी रिकॉर्ड नहीं है। वह एक इंसान नहीं थी, लेकिन बिल्कुल एक इंसान लड़की की तरह दिखती थी, लेकिन अधिक आकर्षक और सुंदर थी। वह एक स्पिरिटा नहीं थी, लेकिन कुछ हद तक आत्माओं को प्रभावित कर सकती थी। वह एक वृक्ष राक्षस नहीं है, लेकिन अपनी इच्छा और इच्छा के अनुसार लताओं और पेड़ों को नियंत्रित कर सकती थी। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- साइट मैप दान करें।